हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मित्रा ऑनलाइन पे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है उड़ान बैच। ये बैच जो बच्चे 2027 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो इस बैच में हम अभी क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो गद्य खंड का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो इसके जो लेखक है वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि जो बच्चे 2027 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है उड़ान बैच। ये बैच जो है वो हमारे YouTube चैनल एवं जो हमारा ऐप स्टोर है दोनों पे ये बैच चलता है। YouTube की बात करें तो वहां पे सिर्फ आपको लेक्चर मिलेगा, लेकिन ऐप पर आपको लाइव बैच है एक्चुअली, तो लाइव लेक्चर भी मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, पैनल का PDF मिलेगा, साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। सब्जेक्ट की बात करें तो 10th के लिए जितने भी सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किया गया है। अगर हम इसके फी की बात करें तो फी जो है मात्र 499 रुपया है और साथ साथ में आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड या आपको जो पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट होगा तो उसको जो आप हमारे तक बता सकते हैं। हम हर समय प्रयास करेंगे कि जो आपका डाउट है उसको क्लियर कर पाए। तो इस प्रकार से अगर आपको आवश्यकता है तो आप इस हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करेंगे, तो इसके लिए जो है हमारा प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां पे एजुकेशन मित्रा ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वहां पे हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही खोलेंगे वहां पे 10th का ये बैच दिख जाएगा, उसमें आप एनरोल हो जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का क्या नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके लेखक हैं। देखिए चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि श्रम विभाजन क्या होता है और जाति प्रथा कैसे संबंधित है एक दूसरे से। देखिए श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि काम का बंटवारा जरूरी होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, काम का बंटवारा जरूरी है। क्योंकि अगर सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के काम करेंगे तो उससे समाज में क्या होगा, बहुत सारा समस्या होगा। हमारी समाज की जो आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो सकता। जैसे आप सपोज करें कि एक ऐसा समाज है जिसके सारे लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि कृषि कार्य करते हैं। तो अगर हमें किसी और चीज की आवश्यकता होगी, सपोज कीजिए कि अगर हमें एक शिक्षा की आवश्यकता होगी तो हमें नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के सारे लोग क्या है, किसान हैं। या हमें अगर कोई सामान लेना है तो चूंकि जो हमारा क्या हो, कृषि जो संबंधित सामान है उससे अलग हो, जैसे हमें कपड़ा लेना है तो वो हम कहाँ से लेंगे। तो समाज में बहुत सारा का समस्या हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि समाज में श्रम का बंटवारा आवश्यक होता है, श्रम का विभाजन जरूरी होता है, काम का बंटवारा जरूरी है। जैसे कि कुछ लोग जो है वो कृषि कार्य करें, कुछ लोग जो है वो शिक्षा देने काम करें, कुछ लोग जो है वो व्यापार करें, कुछ लोग जो है वो अपना किसी और तरह का काम करें। इससे क्या होगा कि समाज की जो आवश्यकता है वो पूरा हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन आपको लग रहा होगा कि श्रम विभाजन जो है वो आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। तो श्रम विभाजन जो है वो जाति प्रथा से कैसे संबंधित है हम ये समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए कि श्रम विभाजन के आधार पे हम काम का बंटवारा कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लोहार है, कुछ लोग सोनार है, कुछ लोग चमार है, यानी अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। उनके आधार पे हम उनका जाति बांट दिए कि जो चमड़ा काम कर रहे हैं चमार है, जो लोहा का काम कर रहे हैं लोहार है, जो सोना का काम कर रहे हैं सोनार है, जो कृषि कार्य वगैरह कर रहे हैं वो कुशवाहा है, जो गौ पालन कर रहे हैं वो यादव है, ग्वाला है। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसके आधार पे क्या कर रहे हैं, हम उनका जाति जो है वो दे रहे हैं, यानी जाति बता दे रहे हैं, जाति असाइन कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या समस्या है? आपको लगा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आता है जब हम ये कहने लगे
कि जो सोना का काम करता है वो ऊंचा है और जो लोहा का काम करता है वो नीचा है। ठीक है, यानी अगर जाति का जो बंटवारा है वहां तक तो फिर भी चलता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि इसके आधार पर हम ये कह दे कि ये ऊंचा है ये नीचा है कि नहीं, यहाँ समस्या जो है वो दिक्कत हो जाता है, समस्या आना स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर में यही बात बताया गया है किस प्रकार से श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक दूसरे से संबंधित है और ये कैसे नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो सबसे पहले आपको तो यही बात याद रखना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो कब के लिए आंसर है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। दूसरी बात है कहां हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, महू में ही इनका जन्म हुआ था। दूसरा बात कि इनका जन्म किस तरह के परिवार में हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो एक दलित परिवार में हुआ था, एक निम्न परिवार में हुआ था, एक ऐसे परिवार में हुआ था जिससे लोग छुआछूत मानते थे, जिससे भेदभाव करते थे, जिसे नीचा समझते थे। यानी इस प्रकार के परिवार में इनका जन्म हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, यानी उनके समय के जितने बुद्धिमान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनमें से ये एक थे, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर वहां से लंदन यानी कि इंग्लैंड गए। यानी प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा है उन्होंने भारत में ही किया, लेकिन उसके बाद क्या है, जो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी बड़ौदा नरेश जो है उनको भेजे, उनकी पढ़ाई की जो भी खर्चा वगैरह है, जो भी जरूरत होगा वो बड़ौदा नरेश जो है वो अपना वहन करने के लिए तैयार हुए। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वे हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, और फिर वहां से वो इंग्लैंड चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यानी उन्होंने धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय, यानी जो हमारा वेद पुराण है उनको वो अनुवाद के जरिए, जो जानते हैं कि जो हमारा वेद वगैरह है, जो पुराण वगैरह है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इन्होंने इसको किया अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। देखिए, जब आपको किसी विषय के बारे में सुधार करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आपको उस विषय के बारे में पूरा नॉलेज हो। तो ये क्या किए, क्योंकि ये जो है वो ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में, यानी जो परंपरा चला आ रहा था, है कि नहीं, इसमें वो कई तरह की चीजों को सुधारे, है कि नहीं, उसके जगह पे बदलाव लाए। तो ये तभी संभव हो पाता है जब आपको जिसके बारे में आप सुधार करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। यानी सोच सकते हैं कि इनको कितने विषय का जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेज था। जैसे इतिहास मीमांसक, यानी इनको इतिहास का भी नॉलेज था। विधिवेत्ता का मतलब इनको कानून का भी पूरा जानकारी था। ये एक अर्थशास्त्री भी थे, यानी कि देश कैसे चलाया जाता है, पैसा को किस प्रकार से जो है वो राष्ट्र को प्रभावित करता है और इंसान के जीवन में कैसे जरूरी है, इन चीजों का अर्थशास्त्र में पढ़ता होता है। तो इनको अर्थशास्त्र का भी नॉलेज था। ये एक अच्छे समाजशास्त्री भी थे, है कि नहीं, यानी इनको समाज का भी बहुत अच्छे से नॉलेज था। शिक्षाविद थे तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे, यानी इन विषयों के बारे में इनको बहुत अच्छे से पता था, इनका इन्हें ज्ञान था। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी भारत में आकर उन्होंने क्या किया, कुछ समय तक वकालत भी किया, यानी कि केस वगैरह मुकदमा भी इन्होंने लड़ाई की देखा। एक बात आप सोच सकते हैं कि दलित परिवार में होकर भी इतना कैसे पढ़ ले, तो आपको ध्यान रखना है
कि इनको जो है प्रोत्साहन, इनको जो पढ़ाई का खर्च वगैरह कौन उठाए थे, तो वो बड़ौदा नरेश उठाए थे। तभी जाके जो है ये दलित परिवार से होते हुए भी इतना जो है वो हायर एजुकेशन को प्राप्त कर पाते हैं। आगे है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखिए, ये अपने समाज और राजनीति में बहुत एक्टिव थे, बहुत सक्रिय थे, और उन्होंने लड़ाइयां किसके लिए लड़ी, इन्होंने आवाज किसके लिए उठाया, तो उन्होंने आवाज उठाया अछूतों के लिए, यानी कि जो समाज के निम्न वर्ग थे, जो समाज के दलित वर्ग थे, जिनसे बहुत ज्यादा भेदभाव किया था, जिन्हें बहुत ज्यादा अपमानित किया जाता था, तो उन्होंने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ा, यानी कि अछूतों के लिए लड़ाई लड़ा, स्त्रियों के लिए लड़ा, क्योंकि स्त्री को भी बहुत सारा अधिकार वगैरह नहीं मिला हुआ था, तो इन्होंने स्त्रियों को भी आवाज उठाया, स्त्रियों के लिए भी हक के लड़ाई लड़ा, और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मजदूरों को भी बहुत ज्यादा गुलाम की तरह समझा था, उनके पास कोई अधिकार नहीं तथा कोई सम्मान नहीं मिलता था, तो उन्होंने मजदूरों के लिए भी क्या किया, संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी जिससे वे प्रभावित थे, जो इनके प्रेरक व्यक्ति थे, जिनसे इनको प्रेरणा मिलती थी, वो व्यक्ति कौन थे, वो व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कि भारत का जब संविधान निर्माण हो रहा था, तो इसमें जो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इस कारण से आज उन्हें क्या कहते हैं, भारत के संविधान का निर्माता भी कहते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो जाता है। तो याद रखना है कि बाबा साहेब का निधन कब होता है, तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा सकता है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने किसके लिए संघर्ष किया, तो इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के लिए संघर्ष किया। तो ये जो पॉइंट है ये हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आप इस पर जो है वो विशेष ध्यान देंगे। आगे है कि बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, यानी उन्होंने बहुत सारा किताबें लिखी हैं। उनकी जो प्रमुख रचना है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं है या भाषण है, प्रमुख रचना और जो भाषण है वो कौन है, पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, यानी ये जो किताब लिखे हैं उसमें बहुत सारा किताब लिखे हैं, जहां पे कुछ महत्वपूर्ण किताब के बारे में बताया गया है कि नहीं, रचना के बारे में बताया गया। जो पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, फिर है द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। यानी ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी हिंदी में जो भी इनका रचना है उसको भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद के उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यानी अभी जिस चैप्टर में पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति पर था, उनका एक बहुत ही प्रमुख जो है विख्यात भाषण था, उसका नाम है
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट चूंकि इंग्लिश में रचना किया गया है तो इसके जो है अनुवादक है वो है ललय सिंह यादव, या कि इसको हिंदी में अनुवाद किए हैं। और हिंदी में अनुवाद टाइटल क्या दिए थे वो जाति भेद के उच्छेद, है ना, जाति भेद के उच्छेद नाम से ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को वो अनुवाद किए थे। तो ये चैप्टर है वहीं से लिया गया है। आगे देखिए, यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसके क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों के पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। यानी ये जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना, ये जाति पाति तोरक मंडल जो कि लाहौर में एक सम्मेलन होना था, वार्षिक सम्मेलन होना था 1936 में, ठीक है ना, वहां पर ये भाषण देने के लिए तैयार किया गया था, लिखा गया था, किंतु ये आयोजन जो है वो नहीं हो सका। और आयोजन नहीं हो सका कारण क्या था कि जो इसको आयोजक थे पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण ये सम्मेलन क्या हो गया था, स्थगित हो गया था और ये जो भाषण था वो कभी पढ़ा नहीं गया। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्य युगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। यानी इसमें बताया गया है, ये जो हमारा निबंध लिखा गया है इसमें श्रम विभाजन के नाम पे यानी काम के बंटवारा के आधार पर जो मध्य युगीन अवशिष्ट संस्कार, जो संस्कार यानी ये जो कह सकते हैं कि जो प्रथा है ये एक खत्म हो जानी चाहिए, वैसी प्रथा है, अवशिष्ट संस्कार है जो मध्य युग में था, है ना, इस संस्कार जो अभी भी बरकरार है जिसका नाम क्या है, जाति प्रथा। तो जाति प्रथा के मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव दृष्टि से विचार करते कि जाति प्रथा जो है आज के समाज के लिए कैसा है, इसके क्या क्या नुकसानदायक प्रभाव है, क्या क्या हानिकारक प्रभाव है। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। यानी जाति प्रथा किस प्रकार से समाज को अलग अलग तरीके से बांटता है, समाज को विषमता पूर्वक यानी कि एक समान नहीं, अलग अलग उच्च नीच के आधार पे समाज को बांटता है। रूढ़ पूर्वाग्रह जो पुरानी जो विचारधारा चली आ रही है उसको बढ़ाता है और लोकतंत्र के लिए जो जाति प्रथा है वो हमारे लोकतंत्र के लिए भी क्या है, अस्वास्थ्यकर है, अच्छा नहीं है, खराब है। तो इस बारे में यहाँ पे एक कानून के जानकार के रूप में भी बताया गया है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी जो कि ये क्लास 10th में दिया गया, तो जो बच्चे क्लास 10th में जब वो जाति प्रथा के दुष्प्रभाव को जानेंगे, समझेंगे, तब जाके वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए कहा गया है कि जो भावी नागरिक है, जो आज 10th के बच्चे, वही कल जाके क्या होंगे, भारत के जो है वो नागरिक बनेंगे, है कि नहीं, और भारत का समाज उन्हीं लोगों से चलेगा। इसीलिए उनको ये लेख जो है वो बताया गया है ताकि उनके जीवन को जो है वो क्या बने, शिक्षाप्रद बना सके, उनको शिक्षा दे सके। अब जो है वो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का क्या नाम है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम आपको पहले मतलब बता चुके, श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, सीधा श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा। जो आपको लगता है कि सही है, समाज में काम का बंटवारा होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए, लेकिन समस्या तब आता है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का ही विभाजन हो जाता है और उसी के आधार पर जो है उच्च नीच करार दे दिया जाता है। काम का बंटवारा हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, काम का बंटवारा होता है तो समाज के लिए जरूरी है और अच्छा है, लेकिन समस्या तब आता है जब श्रम विभाजन के साथ साथ हम क्या करते हैं, जैसे हम काम के आधार पर जाति तो बता दिए कि जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर वो जाति बता देते हैं, लेकिन ये जब कहते हैं कि वो जाति बड़ा है, ये जाति छोटा है, वहां से समस्या जो है वो आना स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखा गया है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी आज के समय में, है ना, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं,
लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जातिवाद को बढ़ाते हैं, यानी उनके पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, और जो लोग जाति प्रथा को अच्छा कहते हैं उसके बारे में इसका तर्क भी देते हैं, एक लॉजिक भी बताते हैं कि जाति प्रथा जो है वो क्यों जरूरी है। क्या लॉजिक देते हैं? तो समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि कार्य कुशलता, हम कहते हैं कि श्रम विभाजन जो है वो कार्य कुशलता के लिए जरूरी है, यानी अगर किसी काम को आप अच्छे से करना चाहते तो काम का बंटवारा जरूरी होता है, यानी समाज में काम का बंटवारा यानी श्रम का विभाजन जरूरी है। इससे क्या होता है? तो इसमें कार्य में कुशलता आता है। ठीक है, तो ऐसा कहने का मतलब है कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में 4-5 लोग हैं, आपके मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, आपके दादा होंगे या आपके भाई बहन होंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि सब लोग एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहे हैं। आपकी मम्मी ही खाना ही बना रही है, आपकी मम्मी ही काम करने भी जा रही है, यानी पैसा जो है अर्जित करके लाती है, आपकी मम्मी ही आपको पढ़ा रही है। तो सोचिए क्या आपकी मम्मी सारा काम को अच्छे से कर पाएंगी? ऑब्वियसली नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? हमें काम को बांटना पड़ेगा, यानी श्रम का विभाजन करना पड़ेगा। मम्मी का काम है घर को संभालना, पिता का काम है कि अपना जो पैसा अर्जित करके लाए, आप लोग का काम है कि उसको अच्छे से पढ़ाई करें। तो कहने का मतलब जब काम का हम बंटवारा कर देते हैं इसमें कार्य में कुशलता आता है, व्यक्ति जो उस काम को अच्छे से कर पाता है। तो वह जो समाजवाद, जो जातिवाद के पोषक है वो कहते हैं कि जाति प्रथा जो है वो क्या है? वो श्रम का विभाजन करता है, और श्रम का विभाजन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कार्य में कुशलता आता है, व्यक्ति कार्य को अच्छे से कर पाता है। तो क्या कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक, यानी काम अच्छे से हो पाए इसलिए काम का बंटवारा जरूरी है, श्रम का विभाजन जरूरी है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी जाति प्रथा भी जो बना है वो भी तो श्रम विभाजन के आधार पर ही बना है, यानी काम का बंटवारा किए, है कि नहीं? काम का बंटवारा कर दिए। क्या? जैसे जो चमड़ा का काम कर रहे हैं वो चमार है, जो लोहा काम कर रहे हैं लोहार है, जो लकड़ी काम कर रहे हैं वो लोहार है, जो सोना काम कर रहे हैं सोनार है कि नहीं? जो गाय भैंस पाल रहे हैं, जो दूध का काम करते हैं वो ग्वाले हैं। ठीक है, तो काम का बंटवारा कर दिए। काम का बंटवारा किए तो काम के आधार पर तो हम क्या किए? जाति रख दिए, है कि नहीं? तो जब काम के बंटवारा में बुराई नहीं है तो चूंकि काम के बंटवारा के आधार पर तो जाति रखा गया है, तो जाति प्रथा में भी कोई बुराई नहीं होना चाहिए, वो यही तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। यानी जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी काम बांटे और काम के आधार पर ही तो क्या रखे? जाति रखे, है कि? तो श्रम विभाजन में जब कोई बुराई नहीं है, श्रम विभाजन अगर कार्य कुशलता के लिए जरूरी है तो जाति प्रथा भी तो उसी कार्य कुशलता के रखा गया है, तो इसलिए जाति प्रथा में भी कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, यानी इसमें बताया गया है कि इसमें पहला दिक्कत तो यही है कि जो जाति प्रथा है वो श्रम का विभाजन तो करता ही करता है, यानी काम का बंटवारा तो करता ही करता है, साथ साथ वो काम करने वाले लोग का भी बंटवारा कर देता है, यानी श्रमिक का भी बंटवारा कर देता है कि नहीं? यानी लोगों को बांट देता है कि ये इस जात के हैं, ये इस जात के हैं। तो इसमें क्या है? आपत्ति है। लेखक आपत्ति क्या है कि काम का बंटवारा तो हो रहा है, वहां तक तो माने कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हकीकत वैसा नहीं है। हकीकत ये है कि श्रम के विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन हो जाता है, यानी जो उस काम को करते हैं उस काम को करने वाले व्यक्ति का भी बंटवारा हो जाता है, उसका विभाजन हो जाता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी काम की बंटवारा हमारे लिए हो सकता है कि जरूरी हो, है ना? वो हमारे सभ्य समाज के लिए जरूरी हो, आवश्यक हो, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यानी काम का बंटवारा तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन काम करने वाले लोगों का अस्वाभाविक विभाजन विभिन्न वर्गों में कर देती है कि नहीं? समाज को एक कहा था कि ये ऊंचा वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, ये श्रमिक वर्ग है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न वर्गों में समाज को बांट दिया जाता है ये स्वाभाविक नहीं है, ये अच्छा नहीं है।
यानी काम का बंटवारा तो फिर भी सही है, लेकिन उस काम को करने वाले जो लोग हैं उनका जो एक अजीब तरीके से जो अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, ये जो है वो सही नहीं है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। यानी लोगों को काम के आधार पर जाति में बांटा जाता है, जाति के में अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, और अलग अलग वर्गों में बांटने के बाद ही क्या जाता है, ये बताया जाता है कि ये वर्ग ऊंचा है और ये वर्ग नीचा है। ऐसा जो जाति प्रथा है वो दुनिया के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, ऐसा व्यवस्था सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ये भीमराव अंबेडकर जो है वो बताते हैं। आगे है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी जाति प्रथा को जो बना है वो श्रम विभाजन के आधार पर बना है, ठीक है ना। श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तब भी ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कैसे? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, यह मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं करता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी किसी व्यक्ति के पास इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, हम उसको इतना ट्रेंड कर दे कि वह उसे कौन सा पेशा चुनना है, उसे कौन सा काम करना है, वो खुद इस निर्णय को ले सके। हम कौन होते कि जो जाति में जन्म लिया है उसको वही जात का काम करना पड़ेगा। अगर कोई मान लीजिए कि लोहार कास्ट में अगर कोई बच्चा का जन्म होता है तो वो जन्म के समय से उसको नहीं कहते, उसको लकड़ी का ही काम करना, उसको लोहा का ही काम करना है। तो कहने का मतलब है कि जो जाति प्रथा है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं, भले ही वह लड़का जो है वो आगे जो है वो लोहा का काम या लकड़ी का काम नहीं करना चाहते। एक बात और बता दें, लकड़ी के काम करने वालों के साथ बढ़ई कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे हमने पिछले भी कई जगह पे लोहा लकड़ी के काम करने वाले को हमने लोहार कह दिया है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि हमारे समाज में लोहा और लकड़ी काम जो है वो लगभग एक ही तरह के लोग करते हैं, इसलिए हम उसको जो है आमतौर पर लोहार कह देते हैं। लेकिन जो स्पेशली सिर्फ लकड़ी का काम करते हैं उनको बढ़ई कहते हैं, और जो लोहा काम करते हैं उनको लोहार कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो किसी भी खास वर्ग में, किसी खास जाति में पैदा लेते हैं तो उनको जो है अपनी रुचि का कोई महत्व नहीं रह जाता कि वह किस काम को करना चाहते हैं। जाति प्रथा में यह होता है कि वह जिस जात में पैदा लिया है उसको वही काम करना है, चाहे उसका रुचि किसी और काम को करने में ही क्यों न हो। तो इसे बताया गया कि हम सभ्य समाज तब हम निर्माण कर पाएंगे जब हम किसी व्यक्ति को उतना जो है ट्रेन कर सके, उतना शिक्षा दे सके कि वह अपना कौन सा पेशा होगा, कौन सा कार्य करना है, उसका चुनाव वो खुद कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति कितना भी दूसरे काम में ट्रेंड क्यों न हो, कितना भी किसी दूसरे काम को कितना अच्छा से क्यों ना कर सके, इस बात का ध्यान किए बिना इस बात को दिखाया जाता है उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके माता पिता की हैसियत क्या है, उसी के आधार पर उस बच्चा को वो काम करना है। या अगर हम मान लीजिए कि हम अगर किसी खास जाति से अगर बिलोंग करते हैं तो हमारा बच्चा भले ही संसार में आया नहीं हो, गर्भ में ही हो, उसका जन्म होने ही वाला है, क्योंकि वो हमारे जात में जन्म लेगा तो जो हमारा जात का काम है उसको वही कार्य करना पड़ेगा। यानी बच्चा को जन्म से पहले ही, गर्भ में ही उसका जो कार्य है उसको निर्धारण कर दिया जाता है। यही इस जाति प्रथा का सबसे दूसरी सिद्धांत है। आगे बताया गया है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यानी कि जाति प्रथा तो एक तो ये है कि जिस जाति में आपका जन्म हुआ है आपको वही कार्य तो करना ही करना है, साथ साथ आपको जिंदगी भर उसी पेशा में बंध के रह जाना है। यानी एक तो है कि आपको जन्म से पहले ही आप जिस जात में जन्म लेंगे आपको वही कार्य करना है। यानी जाति का तो एक जो श्रम है, जो काम है, उसका पूर्व निर्धारण तो करता ही करता है,
लेकिन साथ साथ एक और कार्य क्या है कि उस व्यक्ति को जिंदगी भर उसी काम को में बांध कर रख देता है, एक ही पेशा में बांध देता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। यानी चाहे वह पेशा उसके लिए उपयुक्त हो चाहे नहीं हो, उसके लिए अच्छा हो या नहीं हो, उसको वही कार्य को करना है और वही कार्य को जिंदगी भर करना है, चाहे वह भूखे क्यों न मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। देखिए आज का समय की बात करें तो चूंकि इतना तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रहा है, इतना तेजी से जो है कह सकते हैं कि नए नए चीजों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कई बार ऐसा परिस्थिति आता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको अब बदलने की आवश्यकता है। आज तो एआई का जमाना है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से एआई जो है वो कई सारे लोगों की नौकरियां खा रहा है। अगर सपोज कीजिए कि हमें मजबूरी है कि हमको उसी काम को जबरदस्ती करना है, तो जब कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे उस काम की वो वैल्यू नहीं रहे, तो अगर हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, भूखे मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, है कि नहीं। सपोज कीजिए जैसे अगर हमें कुम्हार की बात कर रहे हैं तो कुम्हार क्या करते हैं, कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं। सपोज कीजिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया जिससे जो है अब मिट्टी की बर्तन की आवश्यकता नहीं है, यानी उसकी जो मार्केट में डिमांड है वो खत्म हो गया, लोगों का उसकी जरूरत नहीं, उसकी जगह पे कुछ और आ चुका है। तो जितने भी कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अगर उनको अब इस कंडीशन में क्या है कि उनको अब पेशा बदलने की आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन अगर वो इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर पेशा बदलने की आजादी उनको नहीं हो तो क्या करेंगे, उनके पास भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह पाएगा। और आज का जो समय है इसमें जो है वो बहुत तेजी से इस तरह का समय आता है कि कब कौन नया टेक्नोलॉजी आ जाए और किसका जो है काम धंधा कब बंद हो जाए कोई नहीं जानता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा नहीं हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो या नहीं हो। कहने का मतलब है कि जो जाति प्रथा है कि नहीं, किसी व्यक्ति को कोई दूसरा पेशा या दूसरा काम करने की आजादी नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा नहीं हो, जो उसके जाति पेशा। जैसे अगर हम सपोज कीजिए अगर कुशवाहा है तो हमारा जो पैतृक पेशा होता है वो आमतौर पर कृषि माना जाता है। तो कहने का मतलब जाति प्रथा के अनुसार हम कृषि के अलावा दूसरा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, चाहे हमसे कृषि कार्य अच्छा से हो पाए या नहीं हो पाए। तो ये जो है जाति प्रथा के बहुत ही हानिकारक जो कह सकते हैं सिद्धांत है, हानिकारक बात है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी जो हम उस जाति में पैदा लिए या उस तरह का कंडीशन आ गया इसमें पैसा बदलने की आवश्यकता है, अगर हम ये बदलने की आजादी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है किसी काम को नहीं कर पाएंगे, है क्योंकि दूसरा काम हम कर नहीं पाते हैं कि नहीं, और ये काम हमसे होगा नहीं, मतलब ये काम हमसे हो नहीं पाएगा, दूसरा काम हमको करने की आजादी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम आराम से बेरोजगार बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि जो हमारा जाति वाला पेशा है वो हमसे हो नहीं पाता या उसमें हमारी रुचि नहीं है और दूसरा काम करने की आजादी हमको है नहीं, तो क्या करेंगे, हम ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे। और इस तरह से जो है बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ा कारण क्या है, जाति प्रथा है भारत में। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा जो है वो गंभीर दोषों से युक्त है, यानी कि श्रम का विभाजन भी अगर मान ले तब भी जाति प्रथा में बहुत सारा दोष है, बहुत सारा बुराई है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, यानी जाति प्रथा जो है काम की बंटवारा है, तो कहने का मतलब है कि हमको काम अगर हम जो है लकड़ी का काम या बढ़ई का काम अगर करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा जो बच्चा होगा है कि चूंकि अब हमारा वो पैतृक पैसा हो गया, हम उसी काम को कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा उसको मजबूरी में इसी काम को करना पड़ेगा, है कि नहीं। वह इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि मेरा बच्चा जो है वो किसी दूसरे काम को कितना अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वो बढ़ई जाति में जन्म लिया है तो उसको मजबूरी में इसी काम को करना पड़ेगा, उसकी अपनी इच्छा, उसका अपना प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं रह पाता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर
हम यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितना यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। तो जाति प्रथा का कारण क्या है? बहुत सारे लोग जो है वो किसी काम को मजबूरी वश विवशतावश करते हैं और अरुचि के साथ करते हैं, यानी उसका उनमें न तो दिल लग रहा है, नहीं दिमाग लग रहा है, लेकिन चूंकि वो दूसरा काम को कर नहीं सकते हैं, तो जिस जाति में जन्म लिए उसी जाति या जिस वो परिवार में लिए उसके पैतृक पेशा को वो मजबूरी में विवशतावश जो वो चला रहे हैं, वो भी अरुचि के साथ चला रहे हैं, उसमें ना कोई मन दिमाग नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, अब वैसा चीज जिसमें ना तो आपका दिल लग रहा है ना दिमाग लग रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? आदमी काम भी कम करेगा और जो काम करेगा उसमें उतना अच्छे से अपना 100% नहीं दे पाएगा, है कि नहीं? वो काम को टालेगा, है कि नहीं? तो ये जो समस्या है वो आता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो कोई व्यक्ति जो मजबूरी में उसी जात का अपने जात का कार्य कर रहा है, वो एक तो काम भी कम करेगा, काम को टालते रहेगा। तो इस तरह का जब चीज होगा जहां व्यक्ति का ना तो दिल और दिमाग लगेगा, वो काम में कभी भी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता, वो काम कभी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जो है वो जाति प्रथा हानिकारक प्रथा, यानी आर्थिक दृष्टि से भी देखे तो भी क्या है? जाति प्रथा जो है वो एक खराब प्रथा है, एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। यानी मनुष्य का उसमें अपना कोई रुचि, कोई भी अपना आत्मशक्ति, कोई भी जो स्वाभाविक प्रेरणा जो एक होता है काम करने का डेडिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं रह पाता है, और उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जो जाति प्रथा का है कि आपको मजबूरी में जो जाति है उसी का कार्य करना पड़ेगा, वही काम को करना पड़ेगा, तो वो निष्क्रिय बना देते, वो व्यक्ति किसी काम के लायक नहीं रह पाता है। लेखक लिखते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? यानी अभी तक लेखक क्या बता रहे थे? अभी तक लेखक जो है जाति प्रथा के हानिकारक प्रभाव को बता रहे थे कि जाति प्रथा जो किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वो हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, खराब है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि जब जाति प्रथा खराब है तो एक अच्छा समाज कैसे बनेगा, है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन है कि एक आदर्श समाज क्या होगा? तो लेखक बताते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। यानी जो हमारा आदर्श समाज होगा वह स्वतंत्रता पर होगा, यानी हर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने के अधिकार हो, जिसका जो रुचि हो, जिसका जिसमें प्रशिक्षण हो उस काम को करे। दूसरा समता हो, यानी हर व्यक्ति को समाज में है वो समान अवसर मिले। भातृत्व, यानी एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ मिल के रहे। यानी इन सब चीजों पे जो हमारा आदर्श समाज वो है वो आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, आप अगर किसी साथ भाईचारा के जैसा व्यवहार रखते हैं, तो अगला थोड़े दुश्मन है, इतना पागल थोड़े है कि आपके साथ वो गलत तरीके से व्यवहार करेगा। अगर आप किसी अच्छे से व्यवहार करते हैं तो अगला व्यक्ति भी आपके साथ अच्छे के साथ ही व्यवहार करेगा। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी कि हमारा समाज में इतना गतिशीलता होना चाहिए कि अगर कोई भी सुधार हो, कोई भी परिवर्तन हो, तो समाज के सबसे ऊंचे में पायदान पर रहने वाले लोगों से लेकर समाज के जो सबसे निचले पायदान, हर लोगों तक वो एक समान पहुंच सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। यानी जो भी हित है, जो भी योजना वगैरह कुछ भी है, तो वो समाज के हर लोगों का उसमें भागीदारी होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी कोई भी अच्छी चीजें हैं, अच्छी संसाधनें हैं, सार्वजनिक संसाधनें हैं, तो उनको हम सबको बचाना है और सबको उसका फायदा भी मिलना चाहिए।
सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहने का मतलब है कि बिना रोक टोक के हम एक दूसरे से बात कर सके, हम एक दूसरे का मदद कर सके, तो ये जो है इस तरह का अवसर जो उपलब्ध होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी समाज में लोग इस तरह से रहे जैसे दूध और पानी रहता है, पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो किस वर्ग का है, वो किस जात का है, वो किस धर्म का है। यानी दूध पानी की तरह, जैसे दूध में पानी मिला तो पता ही नहीं चलता है कि कौन दूध है और कौन पानी है। समाज में ऐसा ही लोगों के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और यही क्या है? यही तो लोकतंत्र है, जहां पे समाज के हर लोगों को स्वतंत्रता है, समता है, भातृत्व है, सब लोग मिलजुल के रहें। तो यही क्या है? यही हमारा वास्तविक लोकतंत्र होगा। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। यानी लोकतंत्र सिर्फ एक सरकार चलाने का नियम नहीं है, एक शासन पद्धति नहीं है, बल्कि जो लोकतंत्र है वो हमारे क्या है? वो हमारे जीवनचर्या की एक रीति है, वो हमारे लाइफ स्टाइल का एक रीति है। यानी हमारे हर चीज में लोकतंत्र दिखना चाहिए। हम कहाँ जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, किससे कैसे बात करते हैं, हर चीज में हमें लोकतंत्र होना चाहिए। हमारे हर विचार में लोकतंत्र होना चाहिए, हमारे हर व्यवहार में लोकतंत्र होना चाहिए, तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का, यानी समाज में कोई भी चीज हो सब लोग मिलजुल के करना चाहिए। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव, यानी हम जिससे बात करें, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनके प्रति एक तो सम्मान भी होना चाहिए और दूसरा है कि श्रद्धा भी होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है लेखक जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वो एक आदर्श समाज की स्थापना की बात करते हैं, और यही जो है वो हमारा वास्तविक लोकतंत्र होगा। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि अगर आपको ये हमारा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप हमारा जो ये बैच है, उड़ान बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है वो मात्र 499 रुपया है। साथ साथ में आपको जो डाउट सपोर्ट वगैरह भी मिलेगा, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर है कि नहीं, और इसमें ये सारा जो फीचर जो है वो आपको इंक्लूड रहेगा। और बता चुके हैं कि ऐप ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप लोड करना पड़ेगा, और जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करके आप इसे ओपन करेंगे, वहां पे ये उड़ान बैच का 10th में जाके ये कोर्स दिखेगा, आप उसमें इनरोल कर लेंगे और ये सारी फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।